तो देखो अभी तक 5 सेट हो चुके हैं, ठीक है। और कल क्लास नहीं हुई थी, कल छुट्टी हो गई थी, ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी तक 5 सेट हो चुके हैं जो मैंने अभी प्रैक्टिस करवाई है। और टॉपिक मैं तुम्हें बता ही देता हूँ एक दिन पहले, उस टॉपिक को उस तरीके से तुम कर ही लेते हैं। पिछली क्लास में जो मैंने टॉपिक दिए थे, जो मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक है दिल्ली सल्तनत, एक है सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक है निर्वाचन आयोग, एक है एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन, एक है भारत के प्रमुख दर्रे, और एक है पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक इसलिए लिया है कि कई बार हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, पीछे से भले ही 1 साल हो गया लेकिन पूछे जा सकते हैं। जो कल का है यानी सेट नंबर 7, देखो पूरे उसमें मैं आपको बताया था मैंने 30 सेट कराऊंगा, और 30 सेट में मैं आपकी पूरी जीएस रिवाइज कर दूंगा और लगभग वो सब टॉपिक कवर कर लूंगा, चाहे वो आपके कोई उत्तराखंड का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी स्टेनो का एग्जाम है ही आपका, ठीक है, उत्तराखंड में लेखपाल पटवारी का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है उसके हिसाब से चीजें यहाँ पर कवर हो जाएगी। बस आप साथ में पढ़ते हुए चलना। कल के लिए जो टॉपिक है छोटे टॉपिक है, लेकिन टॉपिक बढ़ा दिए मैंने। मुगल काल में 3 टॉपिक है, एक बाबर, बाबर को पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं है बाबर में, क्योंकि ज्यादा लंबाई नहीं है, 1526 से आकर के 1530 में खत्म। हुमायूं थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्योंकि कार्यकाल 2 भागों में बटा हुआ है, 1530 से 1540, उसके बाद फिर 1555-56 वाला टाइम पीरियड है। उसके बाद अकबर, ये टॉपिक तुम्हें थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि अकबर का कार्यकाल बहुत लंबा है। आप देखिए कि 1556 से लेकर के 1605 तक का है, तो अकबर को थोड़ा ढंग से पढ़ना, और एग्जाम में अकबर से क्वेश्चन बहुत हद तक पूछे जाते हैं। उसके अलावा संसदीय समितियां, तो इसमें 3 समितियों पे खास करके आपको फोकस करना है, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति। ये 3 समितियां हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेन यही है, वित्तीय स्थायी समिति हम इनको कहते हैं। अगला है विधेयक के प्रकार, तो 4 प्रकार के विधेयक, सामान्यतः तो 3 ही होते हैं, बट अगर और डीपली जाके पढ़ें तो 4। एक हो गए साधारण विधेयक, एक हो गए संविधान संशोधन विधेयक, एक हो गए धन विधेयक, और एक अगर चौथा टाइप मान ले तो वित्त विधेयक, ठीक है। तो मोटा मोटा आप ये 4 टाइप के विधेयकों को थोड़ा सा देख लेना क्या होते हैं और इस संदर्भ में क्या पावर है। कांग्रेस की स्थापना 1885, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। मेन कांग्रेस कब बनी है, ये वो वाली कांग्रेस है, ठीक है, जो जिसने आजादी में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। बाकी मेन अधिवेशन जो है वो मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, मैं आपको क्लियर याद करा दूंगा क्वेश्चन जब कल डिस्कस करूंगा मैं आपसे, ठीक है। उसके अलावा फिर है बंगाल विभाजन 1905, क्यों हुआ, किसके समय हुआ, मैं कल स्टोरी में समझा दूंगा आपको। एक टॉपिक है सूरत विभाजन, जिसमें 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में टूट गई, क्यों टूटी, ये सब कांग्रेस से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन, ये बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। जब आप सर्च करोगे, और मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, चाहे तो एआई की हेल्प ले लो, ठीक है, एआई में उसमें ऊपर डाल दो आप अपने उसमें गूगल में, ठीक है, कि सूरत विभाजन, वो पूरा खुल के आ जाएगा, उसको तैयार कर लो कि क्या था सूरत विभाजन। और एक है लखनऊ समझौता, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गई और लखनऊ समझौते में कांग्रेस एक हो गई। तो कल के आपके ये टॉपिक रहेंगे, जो सीट रहेगी उसमें मैं आपको ये वाले टॉपिक कल आपको दूंगा। क्वेश्चंस का लेवल में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। आज के पेपर में, आज की सीट में कुछ क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन थोड़े से अपडेट हैं, लेकिन आप देखोगे वो अपडेट लग रहे हैं आपको, ठीक है। मैं बात करूंगा वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे और कैसे हमें करना चाहिए, कई को पता भी नहीं होगा कि इसको कैसे करते हैं। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया, ठीक है। और दूसरा कारण है, देखो पहले कथन और कारण को आप समझो, कथन और कारण वाले क्वेश्चन कैसे हम करते हैं। कथन हो गया एक स्टेटमेंट और कारण हो गया दूसरा स्टेटमेंट। अगर दूसरे वाले स्टेटमेंट के कारण से पहला वाला स्टेटमेंट सही होता है तो हम आंसर लगाएंगे ये वाला कि ए और 2 दोनों सही हैं,
और रीजन कारण की व्याख्या कर रहा है। जैसे मैं इसे आम तौर पर एक उससे जोड़ के बताता हूं, एक आम एग्जांपल से। जैसे मैं ये कहता हूं कि गर्मियों में सामान्यतः लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं, या मैं ऐसे एक कथन बना देता हूं कि जून और जुलाई में ज्यादातर लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। अब नीचे एक कारण बताया, क्योंकि जून और जुलाई में उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु ज्यादा प्रभावी होती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन क्या रीजन यही है सफेद कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि सफेद कपड़े पहनने से जो गर्मी है वो कम लगती है, इसलिए ज्यादातर लोग सफेद कपड़ों को गर्मियों में वरीयता देते हैं और काले कपड़ों को वरीयता नहीं देते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और पहला वाला कथन दूसरे वाले से जुड़ा हुआ है, तब हम इसका आंसर लगाएंगे ए। अब मान लो क्वेश्चन यही होता सेम कि जून और जुलाई में उत्तर भारत के लोग ज्यादातर सफेद कपड़े धारण करने को प्राथमिकता देते हैं, और इसमें कारण में लिखा हुआ होता कि दिसंबर का महीना उत्तर भारत में शीत ऋतु का होता है। बात दोनों सही है, लेकिन पहला वाला लॉजिक इस वाले से जुड़ा हुआ थोड़ी है, डायरेक्टली नहीं है। तब ऐसे में हम आंसर लगाते हैं ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। और मान लीजिए सीधा आपको पता चल रहा है कि ए सही है और आर गलत है, तो इजी है, या ए गलत है आर सही है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो संबंध निकालने हैं। पहले ये चेक करना पड़ेगा दोनों सही है कि गलत है, और फिर आपको ये देखना है क्या ये इससे रिलेटेड है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो इसमें ज्यादातर बच्चे उलझ जाते हैं, वो आपको नहीं फंसना है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहले तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में कुल मिला के कितने वंश रहे हैं? 5 वंश। गुलाम के बाद खिलजी, के बाद तुगलक, के बाद सैयद, और इसके बाद लोधी। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, वो ये कि दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम क्या है? तो ये क्रम है भाई, ठीक है। पहला गुलाम है, दूसरा खिलजी है, तीसरा तुगलक है, चौथा सैयद है, और पांचवा लोधी वंश है। अब गुलाम वंश में जो पहला शासक हुआ है वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब परिवार से जुड़ा हुआ था। इसके बाद जो प्रमुख शासक हुआ है उसका नाम था इल्तुतमिश। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ समय के लिए इसका एक पुत्र गद्दी पर बैठा था जिसका नाम था आराम शाह, और इल्तुतमिश के बाद एक इसकी पुत्री का नाम बड़ा है, वो है रजिया सुल्तान। ये गद्दी पर बैठी, इसे दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका माना जाता है। और इसके बाद गद्दी पर एक नया परिवार स्थापित हुआ जिसका नाम है बलबन, या जिसे बलबनी परिवार कहते हैं। अब कहने के लिए तो ये मैंने 4 शासक बताए हैं, लेकिन शासकों की लाइन ये 10 से 11 है, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह है और कई सारे शासक हैं, लेकिन मेन जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो इनसे है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हुआ क्या है इस बात को आप समझिए। अभी तक मैंने आपको सीट में मुस्लिम आक्रमण नहीं दिए हैं, मैं अगली सीट में उसको दे दूंगा। भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था अरबी आक्रमण, यह था मोहम्मद बिन कासिम का। उसके बाद हुआ तुर्की आक्रमण, यह था गजनबी का। कोई है क्या बैठा हुआ है क्या? दिखने है कोई? कोई नहीं है क्या? आवाज मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा गूंज रही है ऐसे फील है? एक मिनट में ही देखता हूं। तो हेलो, अभी सही है? सही है ना अभी? ठीक है। तो था क्या, पहला आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, दूसरा आक्रमण हुआ आपका महमूद गजनवी का, तीसरा आक्रमण हुआ गोरी का। और गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की द्वितीय लड़ाई में परास्त कर दिया, और इस तरीके से गोरी का अधिकार उत्तर भारत पे हो गया। अब गोरी के 3 उत्तराधिकारी हुए, एक का नाम याल्दूस था, एक का नाम कुवाचा था, एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, किसका?
गौरी का, इसलिए इस वंश को कहा गया गुलाम वंश। तो आपसे अगर पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब आप आंसर लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने जो यहां पर सत्ता शुरू करी अपनी, वो करी 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, लेकिन दिल्ली पे नहीं बैठा, ये गद्दी पर बैठा था लाहौर में। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन क्वेश्चन पूछे गुलाम वंश का दिल्ली में पहला शासक कौन था, तब हम कुतुबुद्दीन नहीं लगाएंगे, तब हम आंसर लगाएंगे इल्तुतमिश। रीजन, लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, इसके बाद इसका पुत्र भी लाहौर में बैठा आराम सहा, लेकिन इसी के समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम। ऐसे समझिए आप, यानी इल्तुतमिश तो गुलाम का भी गुलाम है, इसलिए इसे कहा भी जाता है कि यह गुलामों का गुलाम था। तो इल्तुतमिश ने आकर अधिकार कर लिया दिल्ली पर, और वो दिल्ली पर गद्दी पर बैठ गया। अब इल्तुतमिश ने बहुत सारे काम किए, यहां से थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा, क्या क्या इसने शुरुआत करी है इल्तुतमिश ने। पहला तो इसे क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। दूसरा, इल्तुतमिश के बारे में एक आपसे यह भी पूछ लेता है कि इसने जो है वो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने करी? इसी ने करी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत। इसके अलावा इसने सिक्के भी चलाए। कौन कौन सा? टंका और जीतल। जीतल किस चीज का था? तांबे का। और टंका किस चीज का था? चांदी का। ठीक है, टंका और जीतल, ठीक है। हाँ, टंका चांदी का, उसका तांबे का था। अच्छा, और जीतल, ठीक है, टंका चांदी का टंका, ठीक है, चांदी का टंका था और जीतल जो है वो तांबे का था, ठीक है। तो कई बार हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट हैं वो उल्टे सीधे हो जाते हैं, लेकिन मत रखना, टंका तो चला यार। आपको ये नहीं पता कि आगे चल करके जो वो था, क्या नाम था, कुतुबुद्दीन, वो सॉरी, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, उसने तांबे का टंका चला दिया था, जिसे हम कहते थे कि उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, क्योंकि उसने चलता चांदी का था, बट उसने किसका चला दिया था? तांबे का चला दिया था। हाँ, तो वो मिक्स नहीं करना, आपको ध्यान रखना है। गुलामों का गुलाम, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करी और सिक्के चलाए, टंका और जीतल। एक और इसने इल्तुतमिश ने बड़ा काम किया था, और वो था चालीसा का गठन। चालीसा का गठन, चालीसा का गठन मतलब 40 तुर्की सरदारों का एक दल बनाया था, जो शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसे बनाया गया था, और इसको बोलते थे तुर्काने चहलगानी, यानी चालीसा, ठीक है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने और बहुत सारे काम किए, ठीक है। कहते हैं इसने न्याय की वो लगवाई थी, क्या बोलते हैं, घंटी, न्याय की घंटी, न्याय की जंजीर नहीं, न्याय की घंटी। इसने किले के बाहर मूर्ति बनवाई थी, उसके गले में जो है वो घंटी टांग दी थी, शेर की मूर्ति बना के घंटी टांग दी थी। किसी को अगर न्याय की जरूरत होती थी तो वो उस घंटी को जाकर बजा देता था, जिससे कि उसे न्याय मिल जाता था। तो ये क्वेश्चन भी अगर पूछ ले कि न्याय की घंटी लगवाने वाला शासक कौन था, तब वो था आपका इल्तुतमिश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये कुछ काम इल्तुतमिश ने किए हैं। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया। किया कि नहीं? इतने कामों से मजबूत हुई होगी कि नहीं होगी? हुई होगी। अगला है, इल्तुतमिश ने चालीसा यानी तुर्की आमीरों का एक समूह, 40 लोगों का एक समूह बनाया था, जिसका शासन व्यवस्था में विशेष योगदान होता था। ये स्टेटमेंट भी सही होगा कि गलत? सही। क्या ऐसा करने से थोड़ी सल्तनत मजबूत हुई होगी कि नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। तो यानी यहां पर आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि चालीसा को समाप्त किसने किया था? वल्वन। इसे कहते थे तुर्काने चहलगानी, यानी चालीसा। तो अगर ये पूछे चालीसा को समाप्त किसने किया था, तब नाम होगा
बलबन। तो अगर ये पूछा जाए इसे समाप्त किसने किया था, तब आंसर याद रखना बलबन का। बलबन ने इसे क्या किया था, समाप्त किया था। क्लियर? तो इतनी बातें जो हैं वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक को एक प्रतिभाशाली लेकिन असफल शासक माना जाता है। एमबीटी की बात चल रही है। तो देखो, तुगलक वंश में 3 शासक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक जो संस्थापक है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। एक शासक है आपका एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, और एक शासक है आपका एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। ये एमबीटी का भाई था, चचेरा भाई। अब एमबीटी जो है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम एमबीटी ने किए हैं, जिसमें से मेन काम जो है वो मैं आपको बता दूं। एक काम है इसका राजधानी परिवर्तन का। कोई बताएगा कि इसने राजधानी परिवर्तन कहां से कहां लेके गया था? दिल्ली से दौलताबाद। लेकिन हुआ क्या था, कुछ दिनों के बाद वापस ले आया था। तो एक क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कि वो कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था? यही था। इसके अलावा इसने एक काम और करा, और वो था सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? ऐसी मुद्रा जिसकी धातु को हमने परिवर्तित कर दिया, यानी सामान्य तौर पर हम ऐसी मुद्रा को कह सकते हैं कि जिसका आंतरिक मूल्य वास्तविकता में कम है, लेकिन वो जो चलन में है वो ज्यादा में चल रही है, यानी उसका जो बाह्य मूल्य है वो ज्यादा है। जैसे टंका अभी तक होता था चांदी का, लेकिन इसने क्या करा, टंका को टंका तो रहने दिया, लेकिन वो चांदी की जगह उसने क्या करा, दूसरी धातु का प्रयोग करा, उसने तांबे का प्रयोग करा। इसे बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। एक इसने काम और किया, और वो इसने एक विभाग बनाया, कृषि विभाग, जिसका नाम था दीवाने कोही। ये इसने एक कृषि विभाग बनाया था, दीवाने कोही। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। ये बनाया इसलिए था जिससे कि किसानों को ऋण दिया जा सके, उन्हें सहायता दी जा सके। उसके लिए इसने एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने कोही। इसके अलावा इसने 1-2 अभियान भी करे, खुरासान अभियान, कराची अभियान। लेकिन कुल मिला के रहा क्या, इसने जितने काम भी किए, इनमें से कोई काम इसका सही से सफल नहीं हो पाया। राजधानी लेके गया, वापस आनी पड़ी। सांकेतिक मुद्रा चलाई, लोगों ने नकली मुद्रा बना ली घर पे ही, क्योंकि टकसालों में उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं थी। तो इसके कारण से इसने लोगों ने क्या करा, घर पे ही अपने घरों के बर्तनों को पिघाल करके, घर की धातु का प्रयोग करके सिक्के बना लिए। ये भी इसका फेल हो गया। कृषि विभाग बनाया, जो लोगों को ऋण दिया किसानों को, वो ऋण वो वापस नहीं कर पाए, जिसके कारण से जो ये विभाग था इस पर भी बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया। चलिए थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को एक प्रतिभाशाली लेकिन असफल शासक माना जाता है। प्रतिभाशाली था क्योंकि नए नए प्रयोग किए हैं, सबसे ज्यादा एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था औपचारिक रूप से, लेकिन जितने काम किए उनसे कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसलिए जो है ये क्या है, आपका असफल शासक है। उसने कई सुधार लागू किए, सही बात है, जिसमें से अधिकांश विफल रहे, ये भी सही बात है। तो इस कारण से उसे क्या मान लेते हैं कि वो शासक कैसा रहा, असफल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो भी आंसर इसका क्या बनेगा, ए। कितने लोगों ने इसका आंसर ए लगाया था? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू करी। ठीक है, देखो अगर खिलजी वंश आपको पढ़ना है तो खिलजी वंश में अगर संस्थापक की हम बात करें, संस्थापक कौन था?
जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और प्रमुख शासक जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में उठ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि इसने भी बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें कुछ इसके प्रमुख काम थे। एक तो इसने दाग और हुलिये की प्रथा को शुरू किया, दाग व हुलिया। ये क्या था दाग व हुलिया? ठीक है, क्या था दाग व हुलिया? हाँ, घोड़ों के ऊपर एक पहचान बनाई जाती थी जिसे दाग कहते थे, और जो सैनिक होते थे उनकी हुलिया लिखा जाता था, उनकी शकल लिखी जाती थी कि कहां पर तिल है, कैसा दिखाई देता है, इसे बोलते थे दाग और हुलिया। दूसरा काम जो इसने किया वो ये कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई, बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई। ये क्या थी बाजार नियंत्रण प्रणाली? इस समय तक क्या था कि जिस व्यक्ति के मन में, जिस दुकानदार के मन में जो है कि वो जिस दाम में जो सामान बेचना चाहे बेच दे, इसने क्या करा कि एक अलग से एक दफ्तर बनाया, सहना नाम का अधिकारी नियुक्त किया, उसे बोलते थे सहनाए मंडी। और इसने क्या करा, बाजार में कीमतें निर्धारित कर दी कि भाई ये चीज इस रेट बिकेगी, अगर गुड़ है तो इस रेट, चावल है तो इस रेट, गेहूं है तो इस रेट, सबके दाम इसने फिक्स कर दिए। और यह भी बोल दिया कि अगर कोई व्यक्ति कम तोल के किसी को कोई सामान देता है तो जितना कम तोलेगा उसके शरीर से उतना मांस उतार लिया जाएगा। तो मतलब इतनी कठोर प्रणाली इसने जो है वो लागू करी। और इसका मेन बेनिफिट जो है वो क्या रहा? मेन बेनिफिट ये रहा इसका कि जो लोग थे उन्हें जो महंगा सामान मिलता था, अब वो चीजें नियंत्रण में आ गई, अब लोगों को जो है वो सस्ता सामान मिलने लगा। अच्छा, बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चाहा? इसने कर की दर जो है, कर की दर वो बढ़ा दी, और कर की दर इसने बढ़ा करके कितनी कर दी? 1/2। पहला शासक जिसने टैक्स की दर 1/2 कर दी, यानी उत्पादन का 50% टैक्स लिया जाएगा, ये पहला शासक जिसने करी वो कौन था? आपका अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सारे काम करे, अपने दक्षिण भारत के अभियान करे, उत्तर भारत के अभियान करे, लेकिन ये पहले मेन आप जो शासक है उनको थोड़ा सा देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली नीति लागू करी, सही है। वह अपने सैनिकों को अच्छी तनख्वाह देने के बजाय सस्ते दामों पर वस्तुएं देना चाहता था। उसकी प्रेफरेंस देखो, ऐसा नहीं है, उसने इस काम सैनिकों के लिए भी किया है। सबसे पहली बार नगद वेतन देने की शुरुआत सैनिकों को, अभी तक इक्ता व्यवस्था था जिसमें सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता था। सैनिकों को इक्ता व्यवस्था के तहत जो इक्तेदार होता था वो उनको पैसे देता था। आपने देखा होगा इल्तुतमिश ने एक व्यवस्था शुरू करी थी जिसे हम कहते हैं इक्ता व्यवस्था। इसमें क्या होता था, एक क्षेत्र का इक्तादार बना दिया, और वो इक्तादार जो भी वहां से वसूलेगा वो उसके आधार पर अपने सैनिकों को वहां पर रखेगा। यानी सैनिकों को वेतन नहीं देता था शासक, बल्कि राजस्व के अधिकार देता था उस क्षेत्र के किसी इक्तादार को, और उससे वो खर्चा निकालता था सैनिकों का। पहली बार सैनिकों को वेतन देने की व्यवस्था जो शुरू करी वो किसने करी? अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली सल्तनत में। तो ये वाली जो बात है, वह अपने सैनिकों को अच्छी तनख्वाह देने के बजाय सस्ते दामों पर वस्तुएं देना चाहता था। इस वाले क्वेश्चन में जो ये वाला स्टेटमेंट है, इसमें ये गलत है, क्योंकि इसने कोशिश करी कि उनको तनख्वाह भी अच्छी दी जाए, और इसी के लिए इसने कर की दर क्या कर दी? बढ़ा करके 50% करी, जिससे कि राजस्व आए। हालांकि ये बात सही है, सस्ते दामों पर वस्तुएं देना चाहता था, लेकिन बात वो कम से कम ये भी चाहता था। तो इसलिए यहां पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ए सही है और आर गलत है। कितने लोगों ने सी लगाया इसका? ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, बलबन ने नियम और शक्ति की नीति अपनाई। अभी मैंने बताया गुलाम वंश में एक शासक हुआ है बलबन, तो कह रहे हैं कि बलबन ने नियम और शक्ति की नीति अपनाई। देखो, बलबन ने बहुत सारे काम करे। बलबन ने एक तो इसने काम किया है भारत में
नवरोज की शुरुआत, नवरोज त्योहार की शुरुआत। और यह त्योहार कैसा त्योहार था? पारसी, पारसी नववर्ष, पारसी नववर्ष को कहते थे नवरोज। एक काम बलबन ने यह किया। दूसरा काम इसने किया है चालीसा का अंत, चालीसा का इसने अंत कर दिया। रीजन, ये नहीं चाहता था कि जो तुर्की आमीर हैं वो ज्यादा पावरफुल हों, क्योंकि बलबन खुद रह चुका था तुर्काने चहलगानी में। उसे लगता था कि ये लोग आगे चल के शक्तिशाली हो जाएंगे और राजा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इसलिए उसने क्या कर दिया? अंत कर दिया। और एक काम उसने किया है सिजदा व पाबोस की शुरुआत, सिजदा व पाबोस की शुरुआत। ये क्या होता था? सिजदा होता था सुल्तान के समक्ष झुकना यानी सलाम करना, और पावोस होता था लेट करके दंडवत उसके पैरों को चूमना। तो आप बताइए इससे क्या झलक रहा है? इससे बलबन अपने को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने को वो खलीफा का प्रतिनिधि बताने की कोशिश कर रहा है, अपने को जिल्ले इलाही। पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसी ने अगर बात करी जिल्ले इलाही की, यानी मैं ईश्वर की, अल्लाह की प्रतिछाया हूं, तो वो बात करने वाला भी व्यक्ति कौन था? आपका बलबन था। ठीक है। अच्छा, बलबन के बारे में एक दो फैक्ट जो है वो और याद रख लेना। ये सब काम तो इसने किए ही हैं चालीसा का। इसके अलावा इसने एक नया विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। कैसा विभाग था? ये सैन्य विभाग था जो इसने बनाया था, जिसका नाम था दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग। तो दीवाने अर्ज नाम का इसने एक सैन्य विभाग बनाया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक गढ़मुक्तेश्वर जो है आपका, जब आप दिल्ली जाते हो तो एक जगह पड़ती है गढ़मुक्तेश्वर, वहां पर एक मस्जिद है, उसमें एक लेख है, वो भी बलबन का है। कभी एग्जाम में पूछ ले कि गढ़मुक्तेश्वर लेख किसका है, गढ़मुक्तेश्वर लेख ये किसका है, तो ये लेख भी जो है वो बलबन का है, जिसमें ये अपने को खलीफा का प्रतिनिधि बता रहा है बलबन। ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लोह व रक्त की नीति, लोह व रक्त की नीति। ये क्या होती है भाई? लोह व रक्त की नीति क्या होती है? नियम कठोर, और अगर कोई विद्रोह करेगा तो कठोरता के साथ उसका दमन, अगर कोई लड़ाई करने की कोशिश करेगा तो खून का बदला खून। तो इसकी इस कठोर नीति को लोह व रक्त की नीति के नाम से भी जानते हैं, या इसे नियम और शक्ति की नीति भी कहते हैं। ठीक है। लोह व रक्त की नीति या नियम और शक्ति की नीति हम कहते हैं। तो क्वेश्चन है, बलबन ने नियम और शक्ति की नीति अपनाई? हाँ, सही है। क्यों अपनाई? बलबन आमीरों की शक्ति को सीमित करना चाहता था। हाँ बिल्कुल, यही कारण था। आमीर कौन होते थे? ये वो लोग होते थे जो कि छोटे छोटे, मतलब ऐसे मानो इनके माध्यम से शासन चलाया जाता था, आमीरों के माध्यम से। जो क्षेत्रीय जनता होती थी वो आमीरों से जुड़ती थी। तो इसने क्या करा, आमीर जब शक्तिशाली हो जाता था तो वो विद्रोह कर देता था। तो इसीलिए इसने क्या करा, आमीरों को सीमित करने के लिए इसने एक कोशिश करी कि भैया इनको रोका जाए, और उसके लिए उसने नियम और शक्ति की नीति चलाई। तो इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। यही क्वेश्चन मैं आपको जैसे पहले ट्रेंड पे करा रहा था, तो मैं एक क्वेश्चन डायरेक्ट कराता, लोह व रक्त की नीति किसने चलाई थी? ठीक है। अब कथन और कारण से आप उसको कर रहे हो। ठीक है। मजा उसमें आ रहा होगा या इसमें? ठीक है। अगला है कथन, रजिया सुल्तान को शासनकाल के दौरान कई विद्रोह का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, रीजन बताता हूं मैं। अच्छा, कॉमन सेंस भी लगाइए। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब इस्लाम में महिलाओं को स्वतंत्रता आप देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं है, खास करके शासक बनने की स्वतंत्रता तो नहीं थी। तो जब रजिया ने दावा किया कि भाई मेरे को गद्दी चाहिए, और मुझसे गद्दी लेकर के किसी मेरे दूसरे भाई को दे दी गई, क्योंकि हुआ क्या था, इल्तुतमिश के बाद में गद्दी जो थी वो रजिया को नहीं मिली थी।
कोई बताएगा कोई किसे मिली थी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी मिली थी। रजिया बड़ी परेशान हो गई, बोली कि मेरे पिता ने तो गद्दी मुझे दी थी, लेकिन यहाँ किसी अपने दूसरे बेटे को लोगों ने बैठा दिया, तुर्की लोगों ने बैठा दिए। तो रजिया ने लोगों से कहा कि देखिए कितने लोग, ये तुर्की लोग जो हैं वो कैसे, हालांकि रजिया खुद भी तुर्की है। तुर्की लोग कौन थे? जो वहां से आए हैं। और यहाँ के लोग कौन थे? यहाँ पर जो मुसलमान थे वो थे जो यहाँ से, जिन्होंने कन्वर्टेड मुसलमान थे, जिन्हें गैर तुर्की हम बोलते थे। और ये विवाद हमेशा रहा तुर्की मुसलमान का और गैर तुर्की मुसलमान का। अब था क्या मामला? ये था कि रजिया ने लोगों से कहा कि वास्तविकता में शासिका तो मैं बननी चाहिए। तो लोगों ने उसका साथ दिया और लोगों ने रजिया को गद्दी पे बैठा दिया। अब जो तुर्की आमिर थे वो इस बात के खिलाफ हो गए, बोले शरीयत अनुमति नहीं देता है कि महिला गद्दी पर बैठे। तो वो रजिया की बात को सुनते नहीं थे। रजिया जब आटती थी तो वो हंसते थे, बोले ये देखो आ गई महिला, क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि महिला इतनी बड़ी हो सकती है, महिला राजा बन सकती है, और वो कैसे जी हजूरी करें उसकी। ये मेन कारण था। तो इसके कारण से तुर्की लोगों ने जो जगह जगह के आमिर और इक्तदार होते थे उनसे विद्रोह करवाया, जैसे अल्तुनिया का विद्रोह हुआ, ऐसे विद्रोह करवाए। तो इस कारण से जो है ये देखा गया कि रजिया सुल्तान के शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह हुए। और कहते हैं कि रजिया सुल्तान ऐसे ही विद्रोह को दबाते हुए जो है वो जान से हाथ धो बैठी थी। लोगों ने अफवाह उड़ाई रजिया के बारे में, आप देखेंगे तो बहुत उल्टी सीधी अफवाह उड़ाई गई। रजिया के समय पर एक पद था अमीर आखुर का पद, और उस पर एक व्यक्ति को उसने नियुक्त किया जिसका नाम था मलिक याकूत। मलिक याकूत ये गैर तुर्की मुसलमान था। तो लोगों ने चर्चे चला दिए, बोले कि इसका तो इससे चक्कर चल रहा है, क्योंकि भाई वो अमीर आखुर के पद पर था, वो रजिया को बैठाता भी था घोड़े पर, क्योंकि वो घोड़ खाने का प्रमुख था, तो वो बैठाता भी था, उतारता भी था। तो लोगों ने अफवाह चला दी। उसने कहा अफवाह जब चला ही रहे हो तो ठीक है, सही है, जैसा करो वैसा सही है। इसके समय एक विद्रोह हुआ, अल्तुनिया का विद्रोह। कहते हैं रजिया ये मलिक याकूत के साथ जो है वो उस विद्रोह को दबाने चली गई, और वहां पर जो मलिक याकूत था उसे पकड़ लिया गया, रजिया को पकड़ लिया गया, मलिक याकूत को मार दिया गया, और फिर रजिया को कैद कर लिया गया। वहीं से एक कहावत बनी, रजिया गुंडों में फंसी गई, विद्रोह दबाने गई थी। और तब जिसने विद्रोह किया था उसका नाम अल्तुनिया था। तो अल्तुनिया ने विवाह कर लिया रजिया के साथ, और जब ये वापस आ रहे थे तो इस समय तक दिल्ली की गद्दी कोई और ले चुका था। और ऐसे में कहते हैं कैथल के पास जो है वो रजिया और रजिया ने जिससे शादी करी थी अल्तुनिया से, इन दोनों को लोगों ने मार दिया। बेसिकली कुछ डाकू वगैरह रहे होंगे, उन्होंने रात में जो है वो सोते सोते इनको मार दिया। खैर रजिया से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रजिया से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहला तो ये बन सकता है कि पहली मुस्लिम शासिका वो भी कहां की? दिल्ली की। क्षेत्रीय स्तर पे तो मुस्लिम शासिका बन चुकी हैं, कश्मीर में रानी दीदा बन चुकी है, लेकिन दिल्ली में पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ध्यान रखना। इसका पहनावा बड़ा अलग था भाई। क्या? ये कुबा व कुल्हा पहन के आती थी, यानी ये ऐसे नहीं आती थी कि ऐसे ही आ गए कि बुरखा पहन के आ गए, नहीं भाई, ये टोपी पहनती थी सिर पे और एक कोट पहनती थी। तो कुबा व कुला नामक जो वस्त्र थे वो धारण करके आकर के जो है ये बैठती थी, ठीक है। तो ये है, बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा रजिया सुल्तान का, ठीक है। इसका कार्यकाल भी लगभग 4 साल का रहा, ठीक है। 1236 से लेकर के लगभग 40 तक जो है वो इसका कार्यकाल रहा। तो शासनकाल में कई विद्रोह का सामना करना पड़ा। तुर्क आमीर एक महिला शासक को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जो वहां के लोग थे, वहां से आए थे, वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए विद्रोह हुए। ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। कितनों ने ये लगाया था इसका? ठीक है, नेक्स्ट। अब नीम में से कौन सा कथन सही है, एक एक करके बात करते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, सही या गलत? सही है।
भाई चाहे लाहौर में, लेकिन बोलते तो दिल्ली सल्तनत ही है ना, तो सही है। कब की थी? 1206। और कहां पर शासक बना था? लाहौर में बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी, ये भी सही है, ये भी सही है। इल्तुतमिश ने तैमूर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। तो मैं आपको बता दूं, तैमूर का आक्रमण जो भारत पर हुआ है ये बहुत लेट हुआ है। ये कब हुआ है? 1394 के समय संभावना बनी है भारत पर आक्रमण होने की, और फिर 98 और वो बात का समय, उस समय पर इसका जो है तैमूर का आक्रमण हो गया भारत पर। ठीक है। और इस समय कौन सा वंश था जिस समय आक्रमण होने की संभावना बनी? वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश। ठीक है। तो ये गलत है। हां, इल्तुतमिश के समय पर जो आक्रमण होना था या होने वाला था, हुआ नहीं था, वो था चंगेज खां का। चंगेज खां कौन था? मंगोल। तो अगर यही स्टेटमेंट होता यहां पर कि इल्तुतमिश के समय भारत पर चंगेज खां के आक्रमण की आशंका थी, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। चंगेज खां मंगोल था, आक्रमण करने वाला था, करा नहीं था। रीजन, क्योंकि इल्तुतमिश ने चंगेज खां के विरुद्ध, जो प्रतिद्वंदी था चंगेज खां का, उसको सहयोग नहीं किया था, उसको अपनी सेना का सहयोग नहीं दिया था। उस समय जब चंगेज खां मध्य एशिया पर अधिकार करने के लिए गया था, तो वहां पर एक शासक था, वो शासक ने हेल्प मांगी इल्तुतमिश से, इल्तुतमिश ने हेल्प नहीं करी, बोले मैं नहीं कर रहा हूं। तो चंगेज खां इसी बात से खुश हो गया और उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। तो चंगेज खां ने तो भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया, हालांकि मंगोल आक्रमण हुए थे कि चंगेज खां ने नहीं किया। लेकिन तैमूर का आक्रमण भारत पर हुआ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन किस समय हुआ था? तुगलक वंश के समय पर हुआ था। ठीक है। वो नसरुद्दीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बलबन ने न्याय की कठोरता की नीति अपनाई थी। हाँ, हर मामले में कठोर था, और नियम कठोर हैं तभी तो न्याय कठोर होगा, तभी तो नियम कठोर होंगे। तो सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिये की प्रणाली शुरू करी थी या नहीं? घोड़ों को दागा जाता था, हुलिया लिखा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था, ये मैंने आपको बताया भी था। भारत में सबसे पहले जजिया लगाने वाला व्यक्ति अगर आपसे पूछे भारतीय क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो वो लगा था कासिम के समय। कासिम का आक्रमण हुआ था, उसके समय जजिया लगा था। लेकिन ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा गया था। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया लगाने वाला शासक था एफएसटी, यानी फिरोज शाह तुगलक था। एफएसटी ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाया। अच्छा, आपसे पूछे भारत में जजिया समाप्त किसने करा? तो अकबर ने करा पूरे भारत पर, जहां उसका साम्राज्य था। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अगर किसी शासक ने समाप्त करा है तो उसका नाम है जैनुल अवादीन। ये कश्मीर के शासक थे जैनुल अवादीन, ध्यान रखिएगा। कश्मीर के शासक थे जैनुल अवादीन। इन्होंने कश्मीर में जजिया समाप्त किया था। कश्मीर में जजिया समाप्त, जजिया मतलब गैर मुस्लिम कर। लेकिन भारत के स्तर पे, पूरे देश के स्तर पर समाप्त अगर पूछे किसने किया, तब आप क्या लगाओगे? अकबर। समझ रहे? और अगर पूछे सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, सबसे पहले भारत पे किसने लगाया, तो किसने लगाया? कासिम। और ब्राह्मणों पे किसने लगाया? एफएसटी ने। सबसे पहले समाप्त किसने करा? जैनुल अवादीन ने। भारत के स्तर पे समाप्त किसने किया? अकबर ने। दोबारा किसने लगाया? पुनः किसने लगाया? पुनः लगाया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब।
और फिर अंततः समाप्त किसने किया? अंततः समाप्त कोई बताएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। देखो कितने फैक्ट हैं यहां से, जजिया से ध्यान रखना। भारत पे सबसे पहले जजिया लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। वह शासक जिसने भारत में सबसे पहले जजिया समाप्त किया जैनुल अवादीन, लेकिन कश्मीर के लेवल पे किया। ये कश्मीर का शासक था। भारत के लेवल पर सबसे पहले जजिया समाप्त किसने किया? अकबर ने। पुनः जजिया किसने लगाया? औरंगजेब ने। अंततः किस मुगल बादशाह ने जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो ये 6-7 क्वेश्चन है जो आप ध्यान रखिएगा। खैर इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 2 3, यानी इसका आंसर होना चाहिए डी। डी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, सही कि गलत? सही है। उसने तांबे के सिक्कों को चलन में लाया जो असफल हो गए। ये बात चल रही है सांकेतिक मुद्रा की। सांकेतिक मुद्रा यानी उसने तांबे का क्या चला दिया था? टंका, जो कि चांदी का होता था। ये असफल रहा। हाँ सही बात है भाई, असफल रहा। तो ये वाला जो है ये भी सही है, पहला भी दूसरा। उसने सिंचाई के लिए कई नहरें बनवाई, नहीं। ये काम बड़े पैमाने पर जिस व्यक्ति ने करा है उसका नाम है FST। फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर नहरें बनवाई हैं, ना कि MBT ने। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई हैं, तब इसका आंसर क्या होगा? FST होगी, फिरोज शाह तुगलक होगा। FST ने और भी बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। इसने एक काम नहीं करा, इसने कई सारे विभाग बनाए हैं। एक नहीं, कई सारे विभाग इसने स्थापित करे, ठीक है। कौन कौन से विभाग बनाए, कोई बताएगा? कौन कौन से विभाग FST ने बनाए हैं? बहुत सारे बनाए हैं। हाँ, दीवाने वंदगान, ठीक है, एक विभाग बनाया दीवाने वंदगान। और बताओ, एक दीवाने वंदगान से समझ में आ रहा है किसका था ये? दासों के लिए, दासों का, यानी दासों की व्यवस्था, उनकी देख रेख, कैसे उनके लिए क्या क्या अधिकार होने चाहिए, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने वंदगान, ठीक है। और पेंशन का क्या नाम था उसका? दीवाने इस्तिहाक। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक, ये था पेंशन विभाग। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पेंशन विभाग किसने बनाया था? इसी ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में पेंशन विभाग बनाया। और बताइए। हाँ, दीवाने इंसा तो खैर चलो चल रहा था, वो तो मतलब दीवाने इंसा तो था। और बताइए। हाँ, दीवाने नहीं, इसने नहीं, वो भी कर रहा था मेल का। हाँ हाँ, क्या नाम था? दारुल सफा। दारुल सफा, ये था खैराती अस्पताल। खैराती अस्पताल। और दीवाने मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी का था, उसे बोलते थे राजस्व विभाग। वो लिख लेना आप कहीं भी अगर पूछ ले, दीवाने मुक्त खराज, दीवाने मुक्त खराज। मैं 30 सीटों में पूरा सिलेबस करा के ना फिर GS के आपको वैसे टेस्ट कराऊंगा, खाली GS के जो भी समय मिले होगा तो। दीवाने, ये था आपका भू राजस्व विभाग। दीवाने मुक्त खराज, ये था भू राजस्व विभाग। और ये जो था, ये विभाग किसने बनवाया था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी। इसने एक बनवाया था लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग। और इसी के द्वारा इसने क्या बनवाई? सड़कें कोमा नहरें, ठीक है। ये
हाँ दीवाने खैरात, हाँ एक इसने दीवाने खैरात भी बनवाया, दीवाने खैरात। ये बनाया था इसने गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब बच्चे महिलाएं उनके लिए दीवाने खैरात, यानी कोई लाचार व्यक्ति है उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो इसने जो है वो बनवाया दीवाने खैरात। एक इसने बनाया था दफ्तर रोजगार, यानी इसने रोजगार कार्यालय की स्थापना करने वाला पहला शासक, इसने बनाया था दफ्तर रोजगार। जिसे रोजगार चाहिए जाके अपना लिखवा दे, क्या काम आता है क्या करता है, उसे नौकरी अपने सिस्टम से देंगे, तो ये था दफ्तर रोजगार। तो आप देखिए एफएसटी ने कितने लोक कल्याणकारी कार्य किए। बंदे ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, एक दो अभियान करे हैं लेकिन कोई बड़ी ऐसी कोई लड़ाई नहीं करी। एक जाजनगर अभियान किया है, एक दो अभियान है, लेकिन सब काम इसने अपना पूरा डेडिकेशन जो है वो लोगों के लिए लगाया। और कुछ कम खामियां भी करी, जैसे जजिया ब्राह्मणों पे भी लगा दिया। बात समझ रहे हो? चलिए खैर इसका आंसर क्या होने वाला था, पहला और दूसरा। क्लियर? अगला है, निम्न पर विचार करिए, खिलजी वंश के बाद सैयद वंश सत्ता में आया। खिलजी के बाद अभी मैंने आपको लिखवाया था, पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद, अच्छा ये क्या है, नहीं तो गलत हो गया ना, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद आया, उसके बाद लोधी आया। गलत हो गया भाई, सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ये गलत है। सैयद वंश के बाद लोधी आया, ये सही है। सैयद वंश के बाद लोधी आया, ये भी सही है। अच्छा सैयद वंश का संस्थापक कौन था? हाँ खिज्र खां। और लोधी वंश का बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत की उसमें हराया था लड़ाई में। सही है। देखो लोधी वंश में 3 शासक हैं, एक है बहलोल लोधी, एक है सिकंदर लोधी और एक है इब्राहिम लोधी। 3 शासक हैं लोधी वंश में, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। जो बहलोल लोधी है इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इतना ज्यादा, तो ये संस्थापक है और इसने कुछ ऐसा करा भी नहीं, केवल जौनपुर पर अधिकार किया था, वहां सरकी वंश को समाप्त कर दिया था और अपने पुत्र को बैठा दिया था, बारवक लोधी को। सिकंदर लोधी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, खास करके 2। एक तो आगरा की स्थापना 1504 में इसने करी। अगर आपसे पूछे ना आगरा किसने बसाया था, आगरा की स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी? सिकंदर लोधी ने करी थी। और राजधानी बनाई थी, अगर ये पूछ ले इसको राजधानी कब बनाया, तो 1504 मत लगाना, कब लगाना? 1506। 1506। एक क्वेश्चन सिकंदर लोधी से ये पूछ सकता है, ये गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था, गुलरुखी नाम से कविता। यानी अगर ये पूछ लेना, इसे कविता लिखने का शौक था, लेकिन कविता लिखने के बाद उसके नीचे नाम अपना सिकंदर लोधी नहीं लिखता था, उसके नीचे नाम लिखता था गुलरुखी। तो एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लेता है कि वो कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो कि गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, उसका नाम है सिकंदर लोधी। आगरा की स्थापना किसने करी है? 1504 में सिकंदर लोधी ने। और राजधानी कब बनाई है? 1506 में। ठीक है। इब्राहिम लोधी से क्वेश्चन यही आ सकता है कि 1506 में ये हार, 1526 में बाबर से हारा, बाबर से हारा। और कौन सी लड़ाई में हारा? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम। देखो मैं आपसे बता रहा हूं, इस क्लास को अगर आप आके ये सोच के कर रहे हो कि सीधा क्लास में बैठेंगे, मैं कुछ पढ़ा दूंगा 1 महीने में और एक जादू हो जाएगा और एग्जाम में आपके एसएससी के एग्जाम में अचानक ही स्कोर खतरनाक हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, नहीं। इसकी क्लास का फायदा यह है कि जो मैं टॉपिक आपको 1 दिन पहले दे रहा हूं उसे आप घर से थोड़ा पढ़ के आ रहे हो।
तो थोड़ी स्ट्रोंगनेस अब आ जाएगी जब मैं आपको कराऊंगा, मैं घुमा दूंगा, इसने ये करा, वो करा, ये करा, वो सब चीजें हो जाएंगी। अब आप सोचोगे ठीक है घर पे कुछ करा नहीं, आके बैठ गए, तो बात नहीं बनेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही था और ये वाला सही है, तो आंसर क्या होगा? दूसरा वे आंसर होगा बी। ये कितनों का सही था? बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, पास सही है। कुतुब मीनार के बारे में मैं आपको 2 फैक्ट बता देता हूं, 2-3 फैक्ट। कुतुब मीनार, देखो कुतुब मीनार और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद है, और एक मेहरौली का लोह स्तंभ, मेहरौली लोह स्तंभ, ये तीनों चीजें एक ही जगह पर हैं। आप अगर कुतुब मीनार जाओगे तो उसी के प्रांगण में आपको तीनों चीजें मिलेंगी, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कुतुब मीनार है, इसका काम जो शुरुआत करी थी बनवाने की, ये काम करा था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक जिसे लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, जिसे कुराने खां के नाम से भी जाना जाता है। कुराने खां, रीजन दयावान होने के कारण से लाख बख्श कहते थे, कुरान का रोजाना पाठ करता था, इसलिए कुराने खां कहते थे। लेकिन इसको पूरा जो करवाया है, पूरा वो कराया है इल्तुतमिश ने, इसके गुलाम ने, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। हालांकि उसके बाद फिर इस पे काम जो करवाया है वो कराया है एफएसटी ने, इसने भी इसमें काम करवाया, इसकी मरम्मत करवाई। और लास्ट में इसमें जो काम थोड़ा करवाया है वो करवाया है सिकंदर लोदी ने। जो ऊपर वाला माला है इसका लास्ट, वो तो एफएसटी ने ही बनवाया था। बात समझ रही है? तो योगदान जो है मेन, वो शुरुआत करने का ऐबक को है, पूरा करवाने का इल्तुतमिश को है, अंतिम मंजिल कुतुब मीनार पे बनवाने का एफएसटी को है। सिकंदर लोदी का बस इतना काम है, उसने मरम्मत करवाई है इसकी, और कोई काम नहीं करवाया। ठीक है, किसको समर्पित थी कुतुब मीनार? तो एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये अगर पूछ ले कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कोई बताएगा ये किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया। औलिया जी जो है वो उनके शिष्य थे। ठीक है, खैर ये एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में इसको बनाया गया था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भी इन्हीं की याद में बनी थी, और ये भी किसने बनवाई थी अगर पूछे तो इसका आंसर भी जो है वो होगा ऐबक। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भी जो है वो किसने बनवाई थी? ऐबक ने बनवाई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऐबक ने एक चीज और बनवाई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है अगर पूछ ले तो, वो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहां बनवाया था? अजमेर में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर। दूसरा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 चीजें बनवाई हैं, एक तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, और एक कुतुब मीनार। ठीक, मेहरौली का लोह स्तंभ यहां पे खड़ा जरूर है, लेकिन है किसका ये? विक्रमादित्य। कौन विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उस दिन पढ़ाया नहीं मैंने तुम्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मेहरौली लोह स्तंभ? जब इसने शकों को हराया था तो उसके विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसको लगवाया था उसने, मेहरौली का लोह स्तंभ, जो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस पे कभी
जंग नहीं लगा आज तक, इतना पुराने के होने के बावजूद भी इस पे जंग नहीं लगा। खैर, पहला वाला सही है। अमीर खुसरो ने हिंदी और फारसी भाषा के मिश्रण से हिंदवी भाषा की नींव रखी। सही है, हिंदवी जिसे आप खड़ी बोली के नाम से जानते हो। हाँ, खड़ी बोली की नींव रखी। आपसे अगर पूछे ना खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो ठीक है, तो कौन है? अमीर खुसरो ने हिंदी और फारसी भाषा के मिश्रण से हिंदवी भाषा की नींव रखी, तो सही है। फिरोज शाह तुगलक ने केवल युद्धों में ध्यान दिया, सामाजिक सुधारों में नहीं। ये बात सही है क्या? गलत है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा आंसर होगा। हाँ, केवल 1 और 2। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई है? 1206। कौन बैठा? पहला शासक कौन था? कौन? ऐबक। और कहां पर बैठा था? लाहौर में बैठा था, लाहौर में। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बारे में तो रोचक कहानी आपको पता ही होगा। कौन सा खेल खेलते हुए मरा था? चौगान का खेल। घोड़े पे बैठ के चौगान खेल रहा था, बुचकसी का खेल। कहानी आपने सुनी होगी। एक राजपूताना राजा थे, उनका नाम था राजा कर्ण सिंह, और कहते हैं कि उनका एक घोड़ा था सुब्रक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अभियान करा, उनको पकड़ लाया, और पकड़ने के बाद में सुब्रक को जो है उसने अपने पास रख लिया। बहुत अच्छा घोड़ा था। तो कहते हैं ये खेल खेलते थे तुर्की लोग, बुचकसी का खेल, जिसमें ये एक बकरे का मुंह लेते थे और घोड़े पे बैठ करके फिर उसे किसी ना किसी चीजों से मार करके एक स्थान पे ले जाते हैं। जैसे वो खेलते हैं ना पोलो, गेंद मार के ले जाते हैं, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर, तो वैसे करके जो है वो ये खेलते थे। तो इस बार इन्होंने मूड बनाया कि इस बार हम उस राजपूताना राजा के मुंह से खेलेंगे। पूरी तैयारी हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, सुब्रक पर बैठ के बोले लेके आओ, राजा को लेके आए, उसे बोरे ओरे में से निकाला, और जब उसने देखा घोड़े ने ना, तो उसने पहचान लिया कि ये तो मेरे राजा है, और वो बेकाबू हो गया, वो उछला, कुतुबुद्दीन ऐबक गिर गया, और उसने 2 पैर मारे ऐबक के सीने पे, ऐबक मर गया। और यहां से वो राजा को उसने बैठाया अपनी पीठ पे, और यहां से निकला और सीधा पहुंचा राजस्थान। कहते हैं जब रुका, कई घंटों तक जो है वो चलता रहा, और जब रुका तो कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए थे। एक कहानी है, मतलब अब कितनी ऐतिहासिक है ये तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन ये है कि हाँ कुछ सिखाती है। तो ये जो है ऐबक के बारे में ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मृत्यु कौन सा खेल खेलते हुए हुई थी? चौगान खेलते हुए। और कब हुई थी? 1210 में। इसके बाद में जो गद्दी पर बैठा है वो कौन बैठा है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जो है वो है आराम शाह। आराम शाह। और आराम शाह के बाद जो गद्दी पर बैठा है वो है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर जो बैठा है वो बैठा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और इसके बाद गद्दी पर जो बैठी है वो है रजिया सुल्तान। यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान किस शासक ने अलाई दरवाजा बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। ये दरवाजा पता है ना किसका दरवाजा है? ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा है। इस्लाम मस्जिद का दरवाजा, यानी जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी, किसने बनवाई? जल्दी बताओ। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां बनवाई? दिल्ली में। इसका दरवाजा का नाम अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पहली बार इसमें घोड़े के नाल जैसे मेहराब का प्रयोग हुआ। यानी कैसे होती है घोड़े की नाल? ऐसे होती है ना। तो पहली बार इस दरवाजे में ऐसे करके इस संरचना, जो भारत में पहला ऐसी संरचना का जो दरवाजा बना है उसका नाम है अलाई दरवाजा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट बना के भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है
दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के दरवाजे को अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है अलाई दरवाजे में पहली बार घोड़े के नाल जैसे मेहराब का प्रयोग किया गया है। पढ़ा नहीं होगा तो आदमी ये सोचेगा यार ये क्या बात कर रहे हैं, तो ये सही है, घोड़े के नाल जैसे मेहराब का प्रयोग हुआ है। खैर अलाई दरवाजा जो है वो किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, लेकिन एक दो बन सकते हैं। क्या पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत? डाक व्यवस्था की शुरुआत जो पहली बार दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था, वो भी त्वरित डाक व्यवस्था, यानी ऐसे मान लो कि स्पीड पोस्ट, डाक चौकियां बनवा के डाक ले जाई जाती थी, पहली बार वो काम गयासुद्दीन तुगलक ने करा है। ठीक है। अच्छा, ये गद्दी पर बैठा है, इसने स्थापना करी है, ये सब काम कब? 1320 से 1325 तक रहा है। ठीक है। इससे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, आपने नाम सुना है निजामुद्दीन औलिया? निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने इसके लिए एक कथन कहा था, क्या नाम था उसका? हुनूज़े दिल्ली दूरस्ते। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसकी बनती नहीं थी एक्चुअली। तो जब ये 1325 में बंगाल से जीत के लौट रहा था, तब इसने निजामुद्दीन औलिया के लिए एक पैगाम भिजवाया कि जनाब मैं दिल्ली आ रहा हूं, आप दिल्ली छोड़ दीजिए। तब उन्होंने कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है, पहले आ तो जाओ। और कहते हैं दिल्ली पहुंचा नहीं था, 1325 में वो दिल्ली पहुंचने से पहले ही मर गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक से ये दो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। इसके बाद गद्दी पर बैठा 1325 से लेकर के 1350 तक मान लीजिए। ठीक है। 51 में वो बन गया आपका FST। तो ये कौन रहा आपका? ये रहा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में मैं भी डिस्कस कर चुका हूं। और इसके बाद FST रहा 1351 से लेकर के 1388 तक। तो ये तीन शासक तुगलक वंश के खतरनाक शासक रहे, जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? सिक्का चलाया उसने, सांकेतिक मुद्रा, और राजधानी परिवर्तन करी। सही है। बाजार नियंत्रण तो इसका नहीं था, किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। कृषि सुधार करे हैं इसने, दीवाने को ही बनाया, लेकिन ऐसे बड़े सुधार नहीं करे जो कृषि सुधार FST ने करे हैं। आप देखिए उसने FST ने क्या क्या करा, नहरें बनवाई, ये है ना कृषि सुधार। एक विभाग बना देना दीवाने को ही, वो कृषि सुधार थोड़ी है। नहरें किसने बनवाई? FST ने। युद्ध नीति तो मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध नीति के नाम से कहां जानते हैं? इसने तो बेचारा युद्ध लड़ ही नहीं पाया। सोचा था इसने खुरासान और कराची अभियान का, लेकिन कर नहीं पाया। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ए। ठीक है। युद्ध नीति जो खतरनाक रहा है शासक, जिसने बेहतरीन युद्ध लड़े हैं, वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसे किस नाम से जानते हैं पता है? इसने कौन सा खिताब धारण करा था? सिकंदर सानी। सिकंदर सानी, क्योंकि इतने अभियान करे इसने, चित्तौड़, गुजरात, रणथंबोर, मालवा, वारंगल, सबको जी, देवगिरी, द्वार समुद्रम, मदुरई, सबको जीता। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किस सल्तनत शासक को हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, ध्यान रखना। संघाई सहयोग संगठन, अभी मैं दिल्ली सल्तनत एक बार और दूंगा आपको एक सीट में, उस बार मैं आपको केवल दूंगा दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था, विभाग, ये वो, तब और शासक डिस्कस होंगे, एक बार और रिवाइज हो जाएंगे आपके। तो अभी मैं एक बार और दूंगा, पहले मुगल करा देता हूं। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 लगाओगे? 96। कितनों ने 96 लगाया इसका? हाथ उठाओ।
क्यों लगाया 96? 96 में बना था संघाई 5। यानी कौन कौन से 5 देश थे? कौन कौन थे? चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये थे। लेकिन 2001 में क्या हुआ, ये बन गया एससीओ, बिकॉज संघाई 5 में क्या हो गया, एक और जुड़ गया, कौन? उज्बेकिस्तान। तो कायदे में एससीओ में कितने मेंबर थे 2001 में? ठीक है, एससीओ में कितने मेंबर हो गए 2001 में? 6। अब आपको मैं एक बात यहां पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बताता हूं। मध्य एशिया में 5 देश हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, और एक है तुर्कमेनिस्तान। ध्यान रखना, तुर्कमेनिस्तान एससीओ में नहीं है। 5 ही स्थान हैं, इसमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं है। यानी कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, आज तक भी नहीं है, अभी भी नहीं है। आगे चल करके 2017 के आसपास इसमें आके कौन जुड़ गए? भारत और पाकिस्तान। फिर आगे चल के 2021 के आसपास इसमें कौन जुड़ गया? ईरान। घोषणा 21 में हुई थी। तो अभी टोटल कितने हो गए? 6, 7, 8 और तो कितने हो गए जी? 9 हो गए। क्लियर? 9 है। 2025 तक मुख्यालय पूछेगा तो नाम क्या है? संघाई सहयोग संगठन। तो मुख्यालय बताओ, संघाई में है या बीजिंग में है? तो बस यही आपको ध्यान रखना है, मुख्यालय संघाई में नहीं है। मुख्यालय कहां पर है? तो बताओ कौन से संगठन का मुख्यालय संघाई में है? मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा संगठन का मुख्यालय संघाई में है? ब्रिक्स पढ़ा है। ब्रिक्स का कहां पर है? संघाई। ठीक, इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग कहां पर है? चीन में है। ठीक, क्लियर? वो धोखा मत खा जाना, मैं इसलिए बता रहा हूं। इसका आंसर क्या होना था? इसका आंसर होना चाहिए 2001। रीजन पूछा हुआ है संघाई सहयोग संगठन की स्थापना, तो ये बना है 2001 में। लेकिन संघाई 5 अगर पूछता वो कब बना, तो हम लगाते हैं 1996। हालांकि ये क्वेश्चन जो है मे बी एग्जामिनर क्या मानता है वहां डिपेंड करता है। एससीओ का मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग। कहां पर? चीन। तीन में से कौन सा देश एससीओ का संस्थापक? इसका मतलब होता है जब वो बना था तब वो था या नहीं था। तो पूछा हुआ है नहीं है। चीन था, रूस था, भारत। तो आंसर क्या होगा? भारत। भारत किस वर्ष एससीओ का पूर्ण सदस्य बना? 2017। नेक्स्ट, एससीओ के वर्तमान 2025 में कुल कितने सदस्य देश हैं? कितने हैं? 10वां कौन सा बढ़ गया? अच्छा, बेलारूस। हाँ, एक और जुड़ गया। हाँ ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, एक और जुड़ा है, वो लिख लेना आप। अभी घोषणा हुई थी बेलारूस, तो ये 9 प्लस बेलारूस। तो टोटल कितने हो गए हैं? 10। ठीक है, 10 हो गए हैं। संख्या बढ़ रही है सब संगठनों की धीरे धीरे। तो कितने हो गए हैं? 10 हो गए हैं। नेक्स्ट, एससीओ की सालाना शिखर बैठक 2024 में कहां हुई थी? हाँ, कजाकिस्तान में। कहां? अस्ताना। ये इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। अच्छा, 2025 वाली कहां होनी? चीन में होनी है। 2025 वाली होगी चीन में। ठीक है। RATS रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर किस संगठन की एक शाखा है? एससीओ। ये 2004 में सामने आई थी।
इसमें जो है इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोक सकते हैं। तो ये अगर पूछ ले RATS की स्थापना किस संगठन के अंतर्गत हुई, तो वो है SCO। हाँ, अगर है भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई? 26 जनवरी को तो हुई नहीं। 24 जनवरी, 25 जनवरी। 25 जनवरी कब? 1949, 50, 47, 51, 1900। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट इनमें कोई सा सही नहीं है। सही जवाब जो है वो है 25 जनवरी 1950। अच्छा, मुझे ये बताओ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता दिवस। किसी के पास सिद्धू का नंबर है क्या? एक फोन कर देना कि ना, एक पानी की बोतल ले आएंगे दुकान से। ये बोल दो केवल, कितना सर बुला रहा है। चलिए, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, अभी कौन है? हाँ, ग्रीशचंद्र मुर्मू है। अभी कौन है? हाँ, राजेश ज्ञानेश। हाँ, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अगला है निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन सा आर्टिकल है जुड़ा हुआ? 324। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है 2025 के अनुसार? देखो, जब 25 जनवरी 1950 को बना, तब इसमें था, केवल होता था एक सदस्य। समय निकला 1989 में कर दिए गए 3, और ये कब तक रहे? फिर से 1990 में घटा के कर दिया गया 1, और फिर से 1993 में कर दिए गए 3, और तब से लेके 2025 तक कितने हैं? 3, जिसमें 1 होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। यहां से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? पहला क्वेश्चन कि पहली बार हमारे निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय निकाय कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था, पहली बार ये काम हुआ। लेकिन बाद में कम कर दिया था, फिर से 1 कर दिए थे, फिर से 1993 में कितने कर दिए? 3, और अभी तक कितने हैं? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, 3। ठीक है, क्लियर? कम इसमें बढ़ाने का रीजन एक ये भी था, इस समय पर एक संशोधन हुआ था, कौन सा? 61वां। इससे क्या हुआ था? मतदाता आयु जो 21 वर्ष होती थी, उसे घटा के कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष। तो भैया, जब आप 21 वर्ष से 18 कर दोगे तो संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी मतदाताओं की? बोझ बढ़ेगा। तो उस बोझ के चलते जो है वो कैसा बना दिया गया? 3 सदस्य निकाय बना दिया गया। ठीक है, भारत के किस स्तर के चुनाव निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? लोकसभा का कराता है, राज्य विधानसभा का कराता है, पंचायत के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 243 के। याद कैसे रहेगा? किंग 243 के किंग। ठीक है, ध्यान रखना, राज्यसभा के चुनाव भी कराता है और राष्ट्रपति के चुनाव भी ये कराता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी ये कराता है। यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव, राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव, और राज्य विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव।
तो जो विधायिकी के, सांसदीय के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन पंचायती के चुनाव, चाहे वो नगर पंचायती के हों, चाहे वो ग्रामीण पंचायत के हों, वो सब चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका गठन कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं राज्य के स्तर पे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कैग, काम क्या होता है? कैग का ऑडिट करने का काम होता है। जो विभागों को पैसा मिलता है ना, जो बजट से विभागों को पैसा मिलता है, तो वो पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सब की जांच कौन करता है? कैग। तो ये कह रहे हैं कैग की राष्ट्रपति कौन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करता है। अच्छा, कौन से आर्टिकल में है कैग की चर्चा? आर्टिकल 148, आर्टिकल 148। कैग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं? आर्टिकल 148। अच्छा, 280 में क्या है? वित्त आयोग। 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। और 110 में क्या है? इसमें है धन विधेयक, जो कल का टॉपिक है आपका, धन विधेयक, वो इसमें है। ठीक है, 280 में वित्त आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग और 110 में धन विधेयक। क्लियर? नेक्स्ट, कैग का कार्यकाल कितना होता है? सेम, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने कल। वर्तमान 2025 में कैग कौन है? गिरीश चंद्र, वो यही चल रहे हैं ना, चेंज हो गए? कौन हो गए? संजय मूर्ति। कब हुए हैं? कब हुए थे? अभी हुए हैं? कितने महीने पहले? देखना एक बार जरा। ठीक है, मुझे तो अभी तक गिरीश चंद्र मुर्मू का ही पता था। ठीक है, मे भी हो सकता है करंट से अपडेट ना रहा हो। ठीक है, हाँ, संजय मूर्ति हुए हैं चेंज मार्च में। ठीक है, देख लेना, ये चेंज हुए हैं। क्या नाम है? संजय मूर्ति। ठीक है, मार्च 2025 में तो थोड़ा सा याद रख लेना, फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बड़ा पद है, छोटा पद नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, नहीं, पद संभाला होगा, हो सकता है घोषणा हुई है उस समय पर। घोषणा पहले हो जाती है ना, कौन वो हो रहे हैं। कितना है? चलो, डेट के चक्कर में मत पड़ो, डेट थोड़ी ना पूछेगा किस दिन से पद ग्रहण किया है। ठीक है, यही पूछेगा कि हाँ कौन है, तो कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते? कौन जीता था इस बार? पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो अमेरिका ने जीते थे ना। कितने पदक? लगभग, नहीं, सबसे अधिक पदक जीते हैं। लगभग टोटल पदक मेरे हिसाब से कुछ 126 के आसपास जीते हैं, 126 के आसपास। ठीक है, जिसमें से 40 के आसपास गोल्ड जीते हैं, 44 के आसपास रजत पदक जीते थे, और शायद कुछ 42 के आसपास कांस्य जीते हैं। तो सबसे ज्यादा किसने जीते हैं? अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मसाल वाहक कौन थे? किन्होंने मसाल वाहक कौन थे? गगन नारंग, मैरी कॉम, शिवा केशवन या अभिनव बिंद्रा? अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। एक मिनट रुको, वो बंद हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेलों का आयोजन किया गया? कितने खेल थे? 32 थे। और नया कौन सा जुड़ा था? हाँ, ब्रेक डांसिंग। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब एग्जाम में ऐसे कोई छोटे मोटे क्वेश्चन उठा लेता है।
अगला, नींद में से किस खेल को पहली बार ओलंपिक में, यही क्वेश्चन है, शामिल किया गया? तो क्या था? ब्रेक डांसिंग। ठीक है। नेक्स्ट, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए ओलंपिक शुभंकर का नाम क्या था? तो क्या था? फ्रीजेस। ये क्या है पता है? ये फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस टोपी का इस्तेमाल किया गया था, ये टोपी है, टोपी, लाल टोपी, और ये संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से। ये फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड थी, लाल टोपी। ठीक है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने, भाई कौन फेमस हुई थी? मनु भाकर। कौन सा पदक जीता? कांस्य, कांस्य पदक जीता था। किसमें जीता था? पिस्टल, 10 मीटर पिस्टल में जीता था ना, निशानेबाजी में। नेक्स्ट, ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित हुआ था? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। तो आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, सीन नदी के किनारे है पेरिस, वहां। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है। कथन, कैग भारत सरकार के लिए लेखा परीक्षा करता है। सही है ना, ऑडिट का काम करता है विभागों के लिए। अगला है, कैग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। तो क्या है? दोनों। लेकिन क्या ये व्याख्या करता है? क्या इसलिए ऑडिट कर रहा है कि 148 में है? तो क्या होगा आंसर? बी। दोनों कथन सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। भाई अगर 146 में होता तो भी ऑडिट ही करता, रीजन ये थोड़ी ना है। अगला, कैग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है, कारण कैग का कार्यकाल 10 वर्ष का होता है। पहली बात तो यही है, कारण ही गलत हो गया। कितना होता है? 6 वर्ष होता है, इसलिए क्या होगा? ए सही, आर गलत होगा। क्लियर? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान में है इसकी चर्चा, तो संवैधानिक है। सही है। निर्वाचन आयोग केवल लोकसभा चुनाव कराता है। लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानसभा का, विधान परिषद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, यानी अरे मैंने आपको एक चीज और बताई है स्टेटमेंट में, जहां केवल आ जाए, अगर ना भी पता हो तो वो ज्यादातर गलत होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल वाले स्टेटमेंट आप अप्लाई करना, बहुत कम चांस होंगे, रेयर, कि वो सही हो, वो गलत होंगे। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। सही है। तो आंसर, इसे करने का तरीका एक और भी है, हमें बताया दूसरा गलत है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? बी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हो। भारत के निर्वाचन आयोग एकल सदस्य संस्था है। एकल है क्या? नहीं है। ठीक है, पहला इसमें भी है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? बी होगा। तो एलिमिनेट का हमेशा प्रयोग करें, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं पढ़ने में दूसरा और तीसरा, जब पहला हमें पता है कि गलत है, 3 सदस्य होते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सही है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है। सही है। तो आंसर क्या होगा? बी, यानी 2 और 3। हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं। देखो, हिमाचल के दर्रे में बता दूं आपको, मेन दर्रे, एक तो है जी सिप किला, सिप किला, एक है बाड़ा लाचाला, बाड़ा लाचाला, एक है रोहतांग दर्रा, और ठीक है और भी हैं कई सारे। इसमें सिप किला जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से नदी आती है भारत में, क्या नाम है? सतलज। तो सतलज इसी से प्रवेश करती है, ध्यान रखना, इसी से प्रवेश करती है हिमाचल में, जो निकलती है ना वो तिब्बत से, इससे वो कहां प्रवेश करती है? भारत में, सिप किला दर्रा। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? सिप किला दर्रे से। एक रोहतांग दर्रा भी इंपॉर्टेंट है, क्यों?
क्योंकि इसे से होकर के जाता है क्या, मनाली से लेह का मार्ग, लेह का मार्ग। और एक बात ध्यान रखना, इसी दर्रे में एक टनल है जिसका नाम है अटल टनल। आपने नाम सुना है अटल टनल? तो वो इसी दर्रे में है। कौन से दर्रे में? रोहतांग दर्रे में, रोहतांग दर्रे। और मनाली से अगर आप लेह जाओगे तो इसी दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक दर्रा है जोजिला। ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, लेह से। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, बड़ा फेमस दर्रा है नाथुला, सिक्किम में, सिक्किम में। जेलेपला दर्रा कहां पर है? ये भी सिक्किम में है। इससे आप जाते हो सिक्किम से भूटान, जैसे ये है सिक्किम, ये है भूटान, ये है चीन यानी तिब्बत। तो यहां जो दर्रा है ये, इसका नाम है नाथुला और इसका नाम है जेलेपला। यानी अगर आपसे पूछे सिक्किम को चीन से, चीन का मतलब ये जो है तिब्बत, कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? नाथुला। और अगर पूछे सिक्किम को भूटान से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तब आंसर है जेलेपला। ठीक है, जेलेपला। तो दो दर्रे सिक्किम के बड़े इंपॉर्टेंट है, एक दर्रा है नाथुला दर्रा, एक है जलेपला दर्रा। ठीक है, जलेपला। नेक्स्ट चले, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किसमें है? सिक्किम में है। और किस किस को जोड़ रहा है? भारत को तिब्बत से, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। मणिपुर के दो दर्रे याद रखना, एक तुजु व एन, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसको जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं मणिपुर को म्यांमार से, म्यांमार। तुजु और एन दर्रा, जैसे ये है ना, ये देखोगे आप, ये है, तो यहां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो यहां पर दो दर्रे हैं, ये दो दर्रे हैं। एक का नाम है तुजु, एक का नाम है एन। और यहां पर क्या है? यहां पर म्यांमार है। तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, एक का नाम है तुजु दर्रा, एक का नाम है एन दर्रा। तो ये थोड़े से ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। बुमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर एक तो बुमडिला इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक दर्रा और है यांग याप दर्रा, और एक आपसे पूछ ले दिफू दर्रा, और एक है आपका बुमडिला दर्रा। बुमडिला किसको जोड़ रहा है पता है? ये तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। और ये यांग याप दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? इससे भारत में होकर के एक नदी आती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश इसी से होता है, यांग याप दर्रे से। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना तिब्बत से घूम के, वो इसी दर्रे से होकर के आती है, नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप, जिसे यांग दाब दर्रा भी कहते हैं। तो यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कितने लोग हैं ईमानदारी से बताना जो ये टॉपिक पढ़ के आए थे घर से? तो जो पढ़ के आए ना उनको तो लग रहा होगा कि ठीक है नॉर्मली है, जो नहीं पढ़ के आ रहा है ना उसे लग रहा होगा कि क्या, जैसे भी कुछ बच्चे आते हैं डेमो लेने के लिए, हवा खुल जाएगी, समझ रहे हैं ना, अंजर पंजर हिल जाएंगे। रीजन है इतने टॉपिक को पढ़ने में 1 महीना लगता है। गलत कह रहा हूं? दिल्ली सल्तनत को
कैग को, निर्वाचन आयोग को, इसे पढ़ने में आप 1 महीने लगाओगे। मेरा काम तो ये है कि हाँ, मैं जोड़ के क्वेश्चन देके टॉपिक देके उस बहाने आपका तैयार भी हो रहा है। और भाई मैं 2 घंटे में और कितना बता दूं? या तो क्लास 4 घंटे ही करो आप। भाई चुप तो रह नहीं रहा हूं मैं 2 घंटे में, और ऐसा भी नहीं है 2 घंटे में कोई मैं अलग की बात कर रहा हूं या कहीं की कहानी सुना रहा हूं। बात तो क्वेश्चन से रिलेटेड कर रहा हूं। बताइए, नाथुला दर्रा सिक्किम, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, सिपकिला दर्रा, तो कौन सा आंसर होगा? सी। सी, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, ध्यान रखना ये दर्रा इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड के कुछ अन्य दर्रे और याद रख लेना, एक मुलिंगला, मानाला और नीतिला। हालांकि बहुत सारे दर्रे हैं उत्तराखंड में तो, लेकिन ये वो हैं जो मेन है, पता होने चाहिए। और ये सब दर्रे जो हैं, मानाला, मुलिंगना, नीतिला, ये सब किससे जोड़ते हैं पता है? तिब्बत से। बढ़िया। सबसे इंपोर्टेंट आपको लिपुलेख दर्रा याद रखना है, क्योंकि ये वो दर्रा है जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। अब तो रोक चल रही है, खैर पिथौरागढ़ में है। भारत के 2 ही दर्रे हैं जिनसे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो सकती है, एक है लिपुलेख दर्रा, एक है नाथुला दर्रा। जो सिक्किम का नाथुला है ना, उससे हो सकती है और इससे हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा ज्यादातर किस दर्रे से होती है? लिपुलेख दर्रे से, उत्तराखंड में पड़ता है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है क्या? नहीं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सही है। पालघाट केरल में, ये मैंने पढ़ा दिया था तुम्हें पहली वाली उसमें। तो क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? रोहतांग सिक्किम में है क्या? नहीं। लिपुलेख उत्तराखंड में, बुंडीला हिमाचल में है क्या? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है क्या? नहीं। तो कौन सा सही है आपका? बी सही है, ठीक है। तो कौन कौन से दर्रे आपको याद रखने हैं? जम्मू कश्मीर में एक दर्रा आपको याद रखना है, बनिहाल दर्रा। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था। ये जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से, बनिहाल दर्रा। एक आपको याद रखना है जोजिला दर्रा, श्रीनगर को लेह से। एक आपको याद रखना है बुर्जिल दर्रा, लिखा है नहीं? बुर्जिल पढ़ा है? ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, गिलगित, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचारा दर्रा और सिपकिला दर्रा। उत्तराखंड में मुलिंगला, मानाला, नीतिला और लिपुलेखला। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में बुमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा। और मणिपुर में तुजू और एन दर्रा। तो मेन ये 10-12 दर्रे हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो मैंने आपको बता दिया है। कल की क्लास के जो टॉपिक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, संसदीय समितियां, विधेयक के प्रकार, कांग्रेस की स्थापना, बंगाली, इन सबसे मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा। इन सबसे मैं 1-1, 2-2 क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि इनको 2-2 क्वेश्चन में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मुझे ज्यादा क्वेश्चन लेने पड़ेंगे यहां से, हाँ, हुमायूं, अकबर और बाबर से। तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन तो यहां से लूंगा। इनसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है वो, संसदीय समितियों से 5-7 क्वेश्चन, ठीक है। विधेयक के प्रकार से 5-7 क्वेश्चन, ऐसे करके, ठीक है। तो कल का टॉपिक है, इसको तैयार करके आना, ठीक है। जिसने नहीं लिखा लिख लेना। तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका, एक तो आपके पास नोट्स है, दूसरा तरीका नोट्स नहीं है तो सीधा है, कोई भी किताब हो उससे तैयार करो या गूगल से तैयार करो भाई, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।